हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो अध्ययन बिंदु है वो है नाना फडणवीस के समय मराठों का उत्थान। नाना फडणवीस का जन्म 1742 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम बालाजी तथा उनके पिता का नाम जनार्दन था। अतः वह बालाजी जनार्दन के नाम से जाने जाते थे। पानीपत के तटीय युद्ध के दौरान नाना ने भी भाग करके अपनी जान बचाई थी। पेशवा माधवराव प्रथम ने उनको फडणवीस के पद पर नियुक्त किया था। फडणवीस अर्थात मराठा राज्य की आय का हिसाब किताब देखने वाला अधिकारी। तब से वह इस पद पर 1797-98 ईस्वी के अल्प समय को छोड़कर अपनी मृत्यु तक 1800 ईस्वी तक इस फडणवीस के पद पर बने रहे। इतिहास में वह बालाजी जनार्दन नहीं, नाना फडणवीस के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद नाना ने रघुनाथ राव उर्फ राघोबा का विरोध किया और नारायण राव की हत्या के बाद उसी के नेतृत्व में 12 भाई परिषद बनी, जिसने रघुनाथ राव को पूना छोड़ने के लिए बाध्य किया। और कुछ समय के बाद मृत पेशवा नारायण राव के शिशु पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया। नाना अल्पवयस्क पेशवा के संरक्षक और सलाहकार नियुक्त हुए, जो कि 1797 ईस्वी में बिना रोक टोक के मराठा राज्य के सर्वासर्वा रहे। और 1795 में माधवराव द्वितीय की आत्महत्या के बाद जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, बाजीराव पेशवा और इनके बीच कुछ मतभेद हुए और 1797 ईस्वी में इनको इनके पद से हटा दिया गया और 1798 ईस्वी में इन्हें पुनः अपने पूर्व पद पर बहाल कर दिया गया और वे 1800 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। फडणवीस का पद वैसे भी वित्तीय प्रबंध का पद था और इसी वित्तीय उत्तरदायित्व के कारण नाना का महत्व इस पद पर नियुक्त होने के साथ ही बढ़ गया था। जब वह 1773 में 12 भाई परिषद के नेतृत्वकर्ता बने, तब उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। 1763 से उनकी मृत्यु तक, नाना की मृत्यु तक पेशवा के जो भी कार्य या निर्णय थे वो नाना फडणवीस के कार्य और निर्णय थे। पेशवा उनकी इच्छा के बिना हिलता डुलता भी नहीं था, यानी वे ही एक प्रकार से हम कहें मराठा राज्य के सर्वे थे। नाना फडणवीस के कार्यों का हम कुछ बिंदुओं में बांट कर उनका अध्ययन करेंगे। पहला जो है वो है पेशवा पद की सुरक्षा। 1773 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव उर्फ राघोबा ने कर दी थी। उसकी हत्या के बाद नाना ने प्रमुख मराठा सरदारों को मिलाकर के 12 भाई परिषद का गठन किया और मराठा राज्य का प्रशासन संचालित किया। कुछ समय बाद मृत पेशवा के शिशु पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया और नाना उसके सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। इस प्रकार जब पेशवा पद पर संकट आया तो नाना ने इस पद की सुरक्षा की। सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों से भी उन्होंने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकृत करवा लिया। तो पेशवा पद बाजीराव के परिवार में ही सुरक्षित या बालाजी विश्वनाथ के परिवार में सुरक्षित रखने का श्रेय नाना फडणवीस को जाता है। अन्यथा
रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा होते। नाना फडणवीस के अंग्रेज़ों के साथ संबंध। नाना फडणवीस शुरू से ही अंग्रेज़ों का विरोधी था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के दौरान वह अंग्रेज़ों का कट्टर विरोधी बना रहा, मगर सालबाई की संधि के बाद जब महादजी सिंधिया की प्रतिष्ठा बढ़ी तो नाना को अपने पद के लिए खतरा महसूस हुआ और मराठा संघ में अपने प्रभाव को सर्वोपरि रखने के लिए उसने अंग्रेज़ों से मित्रता कायम रखने के प्रयास किए। महादजी सिंधिया अंग्रेज़ों का विरोधी था और महादजी सिंधिया के विरोध के बावजूद नाना ने पूना में एक अंग्रेज़ राजदूत मालेट को 10 वर्ष तक बनाए रखा। 1792 ईस्वी में जब महादजी सिंधिया नाना फडणवीस से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए पूना आया तब नाना को पुनः अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हुआ और उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस से सहायता मांगी महादजी सिंधिया के विरुद्ध, मगर कॉर्नवालिस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी नाना ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और 1798 ईस्वी में जब नाना को दोबारा फडणवीस के पद पर नियुक्त किया तब उसने अपने पद की फिर से अंग्रेज़ों से सुरक्षा चाही और उनकी सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद ही उसने इस पद का कार्यभार संभाला। नाना द्वारा पुनः पदभार संभालने से लॉर्ड वेलेस्ली बहुत खुश हुआ। इस प्रकार नाना अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों से मित्रता के संबंध रखना आवश्यक मानता रहा और उसकी मृत्यु तक, सालबाई की संधि से उसकी मृत्यु तक मराठों के, विशेष तौर से पूना दरबार के अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध रहे। नाना के मैसूर के साथ संबंध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान नाना फडणवीस ने मैसूर को अपनी ओर मिलाकर के निजाम के साथ त्रिगुट का निर्माण किया। यद्यपि यह त्रिगुट स्थायी नहीं रहा, मगर इस त्रिगुट के कारण अंग्रेज आशंकित हो गए। महादजी अंग्रेज़ों के निस्बत मैसूर के शासक टीपू से मित्रता रखना ज़्यादा मराठों के लिए ज़्यादा अच्छा मानता था, मगर नाना अंग्रेज़ों से मित्रता रखना उसके स्वयं के पद और प्रतिष्ठा के लिए ज़्यादा जरूरी समझता था। नाना ने अंग्रेज़ों के सहयोग से टीपू की शक्ति को कुचलना भी चाहा। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के बाद टीपू ने नारगुंड व कितूर पर अधिकार कर लिया, जो एक ब्राह्मण सरदार के अधीन थे। नाना ने टीपू के इस सफलता का विरोध किया और उसने होलकर व भोसले की सहायता से टीपू को परास्त किया और उसे 45 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति एवं बादामी, नारगुंड व कितूर के प्रदेश पुनः प्राप्त किए। इसके बाद मैसूर व मराठों के मध्य कभी भी मैत्री नहीं हो सकी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी नाना ने टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके परिणाम मराठा राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। जैसे ही दक्षिण में मैसूर जैसा शक्तिशाली राज्य अंग्रेज़ों के हाथ में आया, उनका अगला निशाना मराठा राज्य ही बना। तो नाना की अंग्रेज़ों के साथ मित्रता की नीति अंततः मराठा साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। नाना फडणवीस के निजाम के साथ संबंध। हैदराबाद के निजामशाही राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क ने की थी। उस समय दक्षिण में हैदराबाद को चुनौती देने वाला एक ही राज्य था और वो था मराठा राज्य।
और उस समय मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने कई युद्धों में निजाम उल को पराजित किया। इस प्रकार हैदराबाद के निजाम मराठों के एक प्रकार से उनके पारंपरिक विरोधी रहे थे। फिर भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में नाना ने निजाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। कुछ समय से निजाम ने मराठों का साथ भी दिया, लेकिन निजाम जल्दी ही अंग्रेज़ों का समर्थक बन गया। नाना अपनी सत्ता बचाए रखने के संघर्ष में लगे रहने के कारण निजाम को सबक नहीं सिखा सका। जब 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई, तो नाना को निजाम को सबक सिखाने का अवसर मिल गया। निजाम, जो कि काफ़ी समय से मराठों को चोट नहीं चुका रहा था, नाना ने इसी का बहाना बनाकर सिंधिया, होलकर व गायकवाड़ की सहायता से 1795 ईस्वी में खड़दा में निजाम को बुरी तरह पराजित किया और उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया। खड़दा का जो अंतिम था, जिसमें मराठा सरदारों ने आपसी एकता का प्रदर्शन किया। इसके बाद मराठे कभी भी एक होकर किसी भी शक्ति से नहीं लड़े। अगले बिंदु के तहत हम देखेंगे नाना फडणवीस और मराठा संघ। नाना सदैव अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित रहता था। महादजी के साथ उसका टकराव चलता रहा। नाना अपने सभी कार्य गुप्त रूप से करता था। क्योंकि वह एक अच्छा सैन्य संचालक नहीं था, तो अपनी कूटनीति और जासूसी के बल पर ही वह अपनी सत्ता को बनाए रखता था। 1792 ईस्वी में जब महादजी पूना आया, तो उसने महादजी के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता मांगी, ताकि उसके पद को कोई खतरा नहीं रहे। 1792 से 94 के दौरान महादजी पूना में ही रहा, और इस दौरान उसने नाना फडणवीस के साथ अपने मतभेद सुलझाने के प्रयास भी किए, पर नाना सदैव उसकी ओर से आशंकित ही रहा। उसने कभी भी मराठा संघ की समस्याओं के बारे में महादजी से चर्चा नहीं की। उसके अत्यधिक कठोर अनुशासन और प्रतिबंधों के कारण ही 1795 ईस्वी में पेशवा माधवराव द्वितीय ने आत्महत्या कर ली, और मृत पेशवा की इच्छा के बावजूद उसने राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाने की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि राघोबा ने 1762 ईस्वी में उसे फडणवीस के पद से हटा दिया था। इस प्रकार नाना अपने विरोधियों को माफ़ नहीं करता था और उनसे बदला लेने की ताक में रहता था। इस कारण मराठा सरदार पेशवा के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। नाना चाहता था कि मराठा संघ में वही सर्वे सर्वा रहे और पेशवा भी उसकी सलाह अनुसार ही कार्य करे। इसी के चक्कर में उसने उस समय के शक्तिशाली और योग्य मराठा सरदार महादजी से कभी मेल करने का प्रयास नहीं किया। जब राजपूताना में तुंगा के युद्ध के बाद महादजी की प्रतिष्ठा को आघात लगा और उसने नाना से सहायता की मांग की, तो नाना ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार नाना अपनी मृत्यु तक मराठा राज्य को बचाने में तो सफल रहा, पर उसकी नीतियों के कारण धीरे धीरे मराठों में आपसी एकता खत्म हो गई और मराठा सरदार ही उसकी मृत्यु के बाद आपस में लड़ने लगे। नाना फडणवीस का मूल्यांकन करते समय हम कुछ बिंदुओं पर दृष्टिपात करेंगे। नाना एक कुशल अर्थ विशेषज्ञ था
मराठा प्रशासन में उसकी नियुक्ति ही माधवराव प्रथम के समय फडणवीस के पद पर हुई थी, जिसके तहत वह मराठा राज्य की आय व्यय पर बारीकी से नजर रखता था। उसके इस पद पर रहने के दौरान मराठों को कभी भी ये कहें कि आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उसने बड़े अच्छे तरीके से मराठा साम्राज्य का वित्तीय प्रबंध किया। नाना एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था, चतुर कूटनीति हम कह सकते हैं उसे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान उसने अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट खड़ा कर दिया। मैसूर और निजाम जैसे उसके पारंपरिक शत्रुओं को भी उसने अपनी ओर मिला लिया, जिसे अंग्रेज़ों को उस दौरान मराठों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। इसके बाद जब उसने देखा कि टीपू शक्तिशाली है, तो उसने अंग्रेज़ों से अधिक टीपू को खतरनाक समझा मराठा साम्राज्य के लिए, और उसने टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया। यद्यपि उसकी ये चाल या उसका ये हम कहें उसकी यह संभावना आगे चल कर के गलत सिद्ध हुई, क्योंकि यदि मैसूर शक्तिशाली रहता तो अंग्रेज आसानी से मराठों पर आक्रमण नहीं करते। तो मैसूर के पतन ने मराठों का पतन नज़दीक ला दिया। नाना एक अच्छा कुशल प्रशासक था। 1773 में 12 भाई परिषद के मुखिया के साथ ही उसका मराठा प्रशासन में प्रकार से कहें वह मराठा प्रशासन का सर्वेसर्वा बन गया। पेशवा छोटा था, तो सारा जो प्रशासन था वो नाना के निर्देशों के अनुसार ही चलता था। उसने पूरे राज्य का अच्छा हम कहें कि प्रशासनिक प्रबंध किया, शासन व्यवस्था को बनाए रखा, न्याय की उसने अच्छी व्यवस्था की। मराठा राज्य में शांति स्थापित रहे, अपराध कम हो, इसकी तरफ भी नाना का पूरा ध्यान था। नाना एक कट्टर ब्राह्मण था और वह ब्राह्मणवाद का समर्थक भी था। ये उसकी एक कमज़ोरी में हम गिन सकते हैं कि टीपू द्वारा ब्राह्मण सरदार के अधीनस्थ नारगुंड और कितुर पर जब आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया, तो नाना ने तुरंत होलकर व भोंसले की सहायता से टीपू पर आक्रमण किया और नारगुंड व कितुर को न छीन ली। ब्राह्मणवाद का समर्थक होने के कारण अन्य जो जातियाँ थी, वर्ण थे, वो मन ही मन नाना के विरोधी थे। नाना अति महत्वाकांक्षी था। उसे सदैव अपनी शक्ति के कम होने का भय लगा रहता था, इसलिए अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए वह सदैव प्रयत्न करता रहता था। वह शक्ति के बिना नहीं रह सकता था, और उसकी महत्वाकांक्षा यह थी कि पेशवा उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करे, पेशवा उसकी इच्छा के अनुसार ही चले, और नया पेशवा भी कौन बने ये भी उसकी इच्छा से ही बने। उसकी इसी अति महत्वाकांक्षा ने 1797 में इसे पद से हटने और जेल जाने में भूमिका निभाई। यद्यपि जल्द ही 1796 में वह जेल से मुक्त करके पुनः अपने पूर्व पद पर बहाल कर दिया गया। तो एक प्रकार से उसकी इसी अति महत्वाकांक्षा ने मराठा साम्राज्य के लिए समस्या उत्पन्न कर दी। पद व धन के प्रति नाना की कमजोरी मराठा साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। अपने पद पर बने रहने के लिए उसने अपने मित्रों को भी शत्रु बना दिया और शत्रुओं को भी अपना मित्र बना दिया। महादजी जैसे योग्य और अपन कहें एक साफ हृदय व्यक्ति से इसी कारण उसकी पटरी नहीं बैठी, क्योंकि उसे महादजी से सदैव खतरा बना रहता था कि महादजी से इंडिया कहीं उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए।
या पेशवा पर वो अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर ले, इसलिए उसने कभी भी पेशवा और महादजी को अकेले नहीं मिलने दिया। धन के प्रति नाना पर लालची होने का आरोप लगाए जाते हैं कि उसने अपने पद पर रहने के दौरान करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। तो बाद में उसके पद से हटाए जाने पर नए फडणवीस सर्जाराव घटगे ने नाना की सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया था। तो अपने पद पर बने रहना और अपनी शक्ति को बनाए रखना एक प्रकार से हम कहें नाना के चरित्र की कमजोरी थी। नाना की जीवनी लेखक हर्डीकर ने नाना की प्रशंसा करते हुए और उसके व्यक्तित्व का एकदम सही मूल्यांकन करते हुए कहा है, नाना एक विशाल वटवृक्ष के समान था। इसकी विस्तृत छाया में मराठा राज्य तो फलीभूत हुआ, मगर अन्य शक्तियाँ उसी प्रकार नहीं पनपी जिस प्रकार वटवृक्ष की छाया में अन्य वृक्ष नहीं पनपते हैं। हर्डीकर ने नाना को मराठा राज्य का एक प्रकार से संरक्षक माना और नाना के जीवित रहते मराठा राज्य सुरक्षित भी रहा, इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है। और अन्य कोई व्यक्ति उससे अधिक प्रभावशाली नहीं हो सका या उसने उसे प्रभावशाली नहीं होने दिया। ये एक प्रकार से मराठा राज्य की कमजोरी रही या नाना की चरित्र की कमजोरी हम इसे कह सकते हैं। पूना के रेजिडेंट पामर ने नाना के संबंध में कहा कि नाना के साथ मराठा शासन का विवेक और संयम भी चला गया। इस प्रकार नाना फडणवीस पेशवा माधवराव प्रथम के समय से ही लगभग 35 वर्षों से अधिक समय तक मराठा शासन में उसने अपनी शक्ति और पद का उपभोग किया और पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण मराठों की शक्ति को जो आघात लगा था उसको उसने पुनः एक प्रकार से कहें मराठा राज्य को सुदृढ़ किया और उसे सुरक्षित भी किया। नाना की कूटनीति का ही ये प्रताप था कि नाना फडणवीस के जीवित रहते अंग्रेज मराठा साम्राज्य की ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सके। नाना के चरित्र कुछ कमजोरियाँ थी, जैसे उसे पद और धन की लालची होना या अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने शक्तिशाली मराठा सरदारों की अवहेलना की, जिससे वे अपने अपने राज्यों में चले गए और अपनी शक्ति इकट्ठी करने लगे। ये प्रकार से हम पेशवा के प्रति उदासीन हो गए। जिस तरह नाना फडणवीस को ये श्रेय दिया जाता है कि उसने मराठा राज्य को सुरक्षित किया, उसी प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि उसके कारण मराठा साम्राज्य कमज़ोर भी हुआ। उसने किसी अन्य नेता को पनपने ही नहीं दिया जो उसके बाद पेशवा पर अपना प्रभाव रख पाता या मराठा राज्य को संभाल पाता। जय हिंद।